दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के ताजे अपडेट को। तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 15,35,335 हो गई है और आपको बता दें कि सक्रिय मरीजों की संख्या 5,10,781 हो गई है। अच्छी बात यह है कि 9,89,878 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 34,252 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र जो अभी तक सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बना हुआ है, वहां 3,91,440 मामले हो गए हैं। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर बना हुआ है जहां पर 2,27,688 मामले हो गए, जबकि दिल्ली तीसरे नंबर पर है और वहां 1,32,275 मामले हो गए हैं। आंध्र प्रदेश चौथे नंबर पर है जहां पर 1,10,297 मामले हो गए। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में घेरा चीन को, सभी प्रमुख पोतों और पनडुब्बियों की तैनाती। दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख में चीन ने जो हरकत की थी उसको देखते हुए भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में लगभग सभी प्रमुख पोतों और पनडुब्बियों को तैनात कर दिया है। आपको बता दें कि 15 जून को गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच में टकराव हुई थी और उसके बाद से ये तैनाती शुरू कर दी गई थी, जो अब पूरी कर ली गई है। दोस्तों आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार चीन की हरकत के जवाब में भारत सरकार चौतरफा अभियान छेड़े हुए है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना को सतर्क करने के साथ ही कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर भी चीन को घेरा जा रहा है। चीन को संदेश दिया जा रहा है कि पूर्वी लद्दाख में उसकी घुसपैठ को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। तीनों सेनाओं के प्रमुख करीबन रोज आपस में संपर्क कर रहे हैं और चीन को स्पष्ट संकेत देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। तीनों सेनाओं के बेहतर तालमेल से चीन को जवाब देने की तैयारी है। दोस्तों देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, ईद पर महामारी की मार, नहीं लगेगी बकरा मंडी, महंगे हुए बकरे। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के कारण 2020 की दोनों ईद हर बार से फीकी नजर आ रही है। रमजान के महीने के ठीक बाद आने वाली मीठी ईद इस बार लोगों ने महामारी के कहर के साए में ही मनाई और मस्जिदों में नमाज नहीं हो पाई और बाजार भी नहीं सज पाए थे। लगभग 70 दिन बाद आने वाले बकरीद पर भी इसी का असर देखने को मिल रहा है। जहां देश में कई शहरों में पशु मंडी लगी है, वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में शहर में बकरा मंडी लगने की प्रशासन ने अभी तक अनुमति नहीं दी है। इस कारण कुर्बानी के बकरे मिलना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे हालात में बकरा व्यवसायी परेशान है। ईदगाह रोड पर हर साल बकरा मंडी लगती थी। इस बार यहाँ महामारी के केस ज्यादा होने के कारण पुलिस की तैनाती है। लोगों का कहना है कि लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिन्होंने ईद के लिए बकरे पाले थे वे बेच नहीं पा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पुराने जयपुर यानी कि परकोटे के मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि बकरा मंडी नहीं लगने के चलते दुगने दामों में कुर्बानी का जानवर खरीदना पड़ रहा है। सुभाष चौक के बाशिंदे अब्दुल का कहना है कि हर साल कुर्बानी के लिए शहर की मंडी से कुर्बानी का जानवर खरीदते हैं, लेकिन इस बार उन्हें गाँव से बकरा खरीद कर लाना पड़ा है। इस आपदा में दाम ज्यादा हो गए हैं और गिनी चुनी जगह पर बकरे मिल रहे हैं और वो जो मर्जी आए वो दाम वसूल रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ईद उल अजहा से कुछ दिन पहले ही शहर में उत्साह का माहौल छा जाता था और लोग कुर्बानी के जानवर खरीद फरोख्त में लग जाया करते थे, लेकिन महामारी के चलते इस बार सन्नाटा पसरा हुआ है। जयपुर में परकोटा वो इलाका है जहां सबसे पहले स्थानीय निवासियों में महामारी का केस निकला था। वहां अभी तक दहशत का माहौल है क्योंकि महामारी केसेस में कमी नहीं आ रही है। और दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सोना असली है या नकली ये बताएगा मोबाइल ऐप, सरकार ने किया है लॉन्च। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय उपभोक्ता और खाद्य मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने सामान से जुड़ी कोई भी शिकायत, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और हॉलमार्क की सत्यता की जांच के लिए BIS ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से उपभोक्ता घर बैठे अपने गोल्ड की परख चेक कर सकते हैं। ये ऐप बताएगा कि आपका सोना कितना खरा है और कितना नहीं। इस ऐप के लॉन्च के साथ ही ये भी घोषणा की गई है, अगर किसी सामान या गोल्ड का हॉलमार्क नंबर या रजिस्ट्रेशन गलत पाया जाता है तो ग्राहक इस ऐप के जरिए तुरंत इसकी शिकायत कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि BIS ऐप को किसी भी सामान की सत्यता की जांच के लिए लॉन्च किया गया है। ऐसे में ये ऐप यूजर्स के लिए बेहद ही उपयोगी साबित होगा और वह इसकी मदद से केवल हॉलमार्क वाले प्रोडक्ट की सत्यता चेक कर सकेंगे। खास तौर पर गोल्ड की सत्यता काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि सोना कितना खरा है या नहीं केवल ज्वेलर ही बता सकता है, लेकिन अब ज्वेलर पर भरोसा करने की बजाय आप खुद भी BIS ऐप का इस्तेमाल करके गोल्ड की परख कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि रिया ने सुशांत के अकाउंट से 1 महीने में निकाले 15 करोड़ रुपए, सुशांत के पिता का आरोप।
दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने एक्ट्रेस रिया सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुशांत के पिता ने पटना के राजीव नगर थाने में ये कहते हुए शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत फिल्में करना छोड़कर केरल जाना चाहता था और वहां जाकर ऑर्गेनिक खेती करना चाहता था, लेकिन रिया ने लगातार सुशांत को रोका और कहा कि उनके साथ शिफ्ट नहीं कर सकती। दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत के पिता ने बताया कि जब सुशांत इस बात पर राजी नहीं हुआ तो वह उसकी सारी ज्वेलरी, पैसा, क्रेडिट कार्ड, जरूरी कागजात, लैपटॉप और मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर अपने घर चली गई और वहां जाकर उसने सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत ने अपनी बहन को फोन करके कहा था कि वो सारे डॉक्यूमेंट ले गई है और धमकी दे रही है कि उन्हें मीडिया के सामने रख देगी और कहेगी कि सुशांत पागल है और कोई भी फिर उसके साथ काम नहीं करेगा। दोस्तों आपको बता दें कि रिया सुशांत को अपने घर ले गई और इलाज के दौरान उसे कई बार ओवरडोज दिया गया। रिया ने सभी को ये कहा था कि सुशांत को डेंगू हो गया है। दोस्तों आपको बता दें कि दिसंबर 2019 में रिया ने जबरदस्ती सुशांत का नंबर तक बदलवा दिया था ताकि वह अपने परिवार और उन लोगों से बात न कर सके जिनके वो बहुत ज्यादा करीब था। रिया ने सुशांत के पटना जाकर उसके परिवार से मिलने पर भी पाबंदी लगा दी थी। दोस्तों आपको बता दें कि साल 2019 में सुशांत के अकाउंट में 17 करोड़ रुपए थे, लेकिन अगले कुछ ही महीनों में उसके अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाले गए। ये पैसे उन खातों में भेजे गए हैं जिनका सुशांत से कोई लेना देना नहीं है। इस बात की जांच की जानी चाहिए कि रिया और उसके परिवार के खाते में कितने पैसे और कहां से आए हैं। दोस्तों हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आप सुशांत को लाइक करते थे? तो एक छोटा सा लाइक उनके लिए इस वीडियो को तो बनता है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि छोटे उद्यमों के लिए बनेगी माइक्रो फाइनेंसिंग संस्था, 10 लाख रुपए तक का मिलेगा लोन। दोस्तों आपको बता दें कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमई मंत्रालय कृषि और उनसे जुड़े हुए छोटे छोटे कारोबार को लोन सुविधा मुहैया कराने के लिए माइक्रो फाइनेंसिंग संस्था बनाने पर विचार कर रही है। एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को बताया कि माइक्रो फाइनेंसिंग संस्था के प्रारूप के लिए नीति आयोग और आईआईटी से भी चर्चा की जा रही है। एक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि माइक्रो फाइनेंसिंग संस्था सिर्फ 10 लाख रुपए तक के लोन देने का काम करेगी। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्य रूप से छोटे छोटे कारोबारियों और कृषि उत्पादों से जुड़े व्यवसायियों को माइक्रो फाइनेंसिंग संस्था लोन देगी, जिन्हें अमूनन बैंकों से लोन लेने में काफी दिक्कत होती है। गडकरी ने बताया कि इस माइक्रो फाइनेंसिंग संस्था का प्रारूप तैयार होने के बाद उसे भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेजा जाएगा। वेबसाइट पर उसे सार्वजनिक करके माइक्रो फाइनेंसिंग संस्था का लाइसेंस देने का काम 3 दिन में किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि गडकरी ने कहा कि 10 से 20 करोड़ रुपए में इस प्रकार की वित्तीय संस्था की शुरुआत की जा सकती है। अच्छा प्रदर्शन करने पर उनके आकार को बढ़ाया जा सकता है। संस्था की ग्रेडिंग की जाएगी और ग्रेडिंग का काम उस शहर के चार्टर्ड अकाउंटेंट करेंगे। लोन देने की अधिकतम सीमा 10 लाख की होगी। माइक्रो फाइनेंसिंग संस्था डिपॉजिट लेने का भी काम करेगी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि महामारी से मुकाबले के लिए फ्रांस ने सौंपे वेंटिलेटर, 1756 करोड़ रुपए की मदद का वादा। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी से मुकाबले के लिए फ्रांस ने मंगलवार को बतौर मदद भारत को वेंटिलेटर, जांच किट और अन्य चिकित्सा उपकरण सौंपे हैं। फ्रांसीसी वायुसेना के विमान से लाए गए इन उपकरणों को भारत में फ्रांस के राजदूत ने पालम एयरफोर्स स्टेशन पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी को सौंपा। राजदूत ने इसकी जानकारी खुद तस्वीर के साथ ट्वीट करके दी। उन्होंने लिखा कि फ्रांस की तरफ से भेजे गए महामारी उपकरणों को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के महासचिव आर.के. जैन को सौंपते हुए मुझे खुशी हो रही है। फ्रांस ने भारत को 200 मिलियन यूरो, करीबन 1756 करोड़ रुपए की मदद का वादा किया था। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि WHO की चेतावनी, महामारी को लेकर न पाले गलतफहमी, यह मौसमी बीमारी नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने एक बार फिर से लोगों को आगाह किया है। WHO का कहना है कि लोगों को किसी भी तरह की गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। महामारी एक मौसमी बीमारी है जो मौसम बदलने के साथ कम हो जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि WHO के प्रवक्ता ने कहा कि महामारी एक बड़ी लहर है। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी के मौसम में इसको लेकर किसी भी तरह की लापरवाही न करने की चेतावनी दी गई है। हैरिस ने कहा कि महामारी किसी आम इन्फ्लुएंजा की तरह नहीं है जो मौसम बदलने के साथ कम हो जाए। दोस्तों आपको बता दें कि WHO के अधिकारियों ने हांगकांग में दोबारा से महामारी के बढ़ रहे मामलों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ये महामारी इंसानों के नियंत्रण से बाहर है, हालांकि हम एक साथ मिलकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम अभी भी महामारी की पहली लहर से जूझ रहे हैं। ये एक बड़ी लहर बनने वाली है जो ऊपर नीचे जा रही है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हम इस कर्व को फ्लैट कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि गर्मी के मौसम में अमेरिका में महामारी के बढ़ते मामलों की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि हमें ज्यादा सतर्क और सुरक्षा के नियमों का पालन करने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से एक साथ इकट्ठा न होने की चेतावनी भी दी। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि लोग अभी भी इसे मौसमी बीमारी की तरह देख रहे हैं। हम सभी को ये समझने की जरूरत है कि ये एक नई बीमारी है जो अलग अलग तरह से व्यवहार कर रही है और ये बीमारी हर मौसम में रहने वाली है। और दोस्तों इसी
के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पंजाब सरकार की तरफ से पीलिया का इलाज मुफ्त, अब तक 2157 मरीज हुए ठीक। दोस्तों आपको बता दें कि नेशनल वायरल हेपेटाइटिस सी कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत पंजाब सरकार की तरफ से हेपेटाइटिस सी के मरीजों का इलाज मुफ्त किया जाता है। ऐसे मरीजों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा पटियाला के सरकारी माता कौशल्या अस्पताल और सरकारी मेडिकल कॉलेज राजिद्रा अस्पताल में उपलब्ध कराई गई है, जहां इन मरीजों के मुफ्त टेस्ट और दवा मुहैया कराई जाती है। ये जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर हरीश मल्होत्रा ने बताया कि जिला में 2015 से लेकर अब तक 4017 हेपेटाइटिस सी के मरीज दर्ज हुए थे। इनमें से 2157 मरीज इलाज करवाकर ठीक हो चुके हैं, जबकि बाकियों का अभी इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि पूरा इलाज करवाने पर मरीज ठीक होने की दर 96% से भी ज्यादा है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पीएम किसान योजना के तहत 1 अगस्त से आएगी 2000 की छठी किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी में नकदी के संकट से निपटने के लिए सरकार किसानों की मदद उनके खाते में 2-2 हजार रूपए भेज कर रही है। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन से अब तक किसानों के खाते में 19,350.84 करोड़ रुपए की मदद भेजी जा चुकी है और अब तक किसानों को 5 किस्त मिली है। दोस्तों आपको बता दें कि स्कीम में योग्य किसानों को हर साल 3 किस्त में 6,000 रूपए दिए जाते हैं और अब तक इस स्कीम के जरिए 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को जोड़ा जा चुका है। अब 1 अगस्त से सरकार छठी किस्त भेजनी शुरू करेगी। अगर नए वित्त वर्ष में आपने भी आवेदन किया है तो ये जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है कि आवेदन का स्टेटस क्या है। इसकी पूरी जानकारी सरकारी वेबसाइट pmkisan.gov.in पर अपलोड की जा चुकी है। वहां पर जाकर आप अपना स्टेटस पता कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि कहीं कोई जानकारी गलत तो नहीं दे दी है। फॉर्मर कॉर्नर पर क्लिक करने के बाद बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करें, जिसके बाद वहां आधार नंबर, अकाउंट नंबर और फोन नंबर का विकल्प दिखेगा। यहां आप देख सकते हैं कि आपकी सूचना सही है या नहीं। अगर गलत है तो इसे सही करा सकते हैं। अगर आपका आवेदन किसी डॉक्यूमेंट यानी कि आधार या मोबाइल नंबर या फिर बैंक खाते की वजह से रुका है तो आप डॉक्यूमेंट भी ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि योजना का फायदा सिर्फ उन किसानों को मिलता है जिन्होंने योजना के लिए आवेदन किया हुआ है। अगर आपने भी आवेदन किया था तो लाभार्थियों की लिस्ट में आपका नाम चेक कर सकते हैं। अब ऑनलाइन भी आप लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2020 की नई सूची pmkisan.gov.in पर चेक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक ये चेक नहीं किया है कि आपके खाते में पैसे आए हैं या नहीं, तो अब आप इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि गुवाहाटी में अब रोबोट करेगा सीवर मेन होल की सफाई। दोस्तों आपको बता दें कि सिद्धार्थ भट्टाचार्य गुवाहाटी विकास विभाग मंत्री ने मंगलवार को मैनुअली साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए पहले मेन होल सफाई रोबोट का उद्घाटन किया है। दोस्तों आपको बता दें कि बेंडीकूट नाम के रोबोट को गुवाहाटी नगर निगम द्वारा खरीदा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा दिए गए रोबोट का उद्घाटन गुवाहाटी विकास विभाग यानी कि GDD मंत्री सिद्धार्थ भट्टाचार्य द्वारा किया गया। यहाँ पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने भूमिगत नालियों से कीचड़ निकालने के लिए रोबोट तकनीक की शुरुआत की है। ये हमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा दिया गया है। आपको बता दें कि बेंडीकूट रोबोट दुनिया में अपनी तरह का पहला उत्पाद है जिसे मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि विशेष रूप से गुरुग्राम और कोयम्बटूर के बाद मेन होल को साफ करने के लिए इस नवीन तकनीक की खरीद के लिए गुवाहाटी पूरे देश में तीसरा शहर है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अब एक साथ 4 फोन में व्हाट्सएप को कर सकेंगे एक्सेस। जाने कैसे काम करेगा ये नया फीचर। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले दिनों एक खबर आई थी कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है और इसे जल्द ही यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा। इस फीचर की मदद से यूजर्स व्हाट्सएप को एक साथ 4 स्मार्टफोन में इस्तेमाल कर सकेंगे। खास बात यह है कि इसके लिए आपको किसी भी अकाउंट से लॉग आउट करने की जरूरत नहीं है। वहीं अब इस अपकमिंग फीचर को लेकर नई जानकारी सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि यूजर्स इसका किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि व्हाट्सएप बीटा इन्फो ने स्पष्ट किया है कि किस तरह मल्टीपल डिवाइसेज में व्हाट्सएप का उपयोग किया जा सकेगा। इसके लिए यूजर्स को डिवाइस में लॉगिन करना होगा। लॉगिन के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड डालना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS आएगा जिसमें आपको दूसरे फोन पर व्हाट्सएप का उपयोग करने की परमिशन मिलेगी। ट्वीट में जानकारी दी गई है कि व्हाट्सएप चैटिंग के लिए एक नए कोड को डेवलप कर सकता है जो कि केवल iPad को ही सपोर्ट करेगा। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सिंगल रेगुलेट बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव, शिक्षा नीति पर आज हो सकते हैं बड़े फैसले। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बुधवार को कैबिनेट बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे सकती है। इसका मतलब ये है कि पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी ताकि शिक्षा
शिक्षा क्षेत्र में अव्यवस्था को खत्म किया जा सके। दोस्तों आपको बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय यूजीसी और AICTE को एक साथ मिलाने की तैयारी कर रहा है। इससे एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी और मौजूदा रेगुलेटरी बॉडी को एक नए रोल में लगाया जाएगा। पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा बदलाव किया जा सकता है। छात्रों के मुताबिक कोर्स चुनने की आजादी हो सकती है। स्किल पर खास ध्यान दिया जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव परीक्षा के तौर तरीकों में किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि छात्रों को साल में परीक्षा के लिए 2 या 3 बार मौके मिले ताकि वे दबाव से खुद को बचा सकें। बोर्ड की एक परीक्षा के बजाय सेमेस्टर प्रणाली की सलाह दी जा सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून यानी कि RTE बनाया गया था। इसमें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। इस कानून के तहत हर स्कूल के प्रबंधन को इस श्रेणी के छात्रों के लिए कुछ सीटें रिजर्व रखनी होती है और अब सरकार इसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन को भी शामिल कर सकती है। ग्रेड 9 से 12 तक की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का भी प्रावधान हो सकता है। इस हिसाब से ये 18 साल तक लागू हो सकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।